नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम पढ़ते कदम। कहते हैं एक इंसान यदि किसी समस्या को दिल से सोचता है तो वही समस्या उसकी सबसे बड़ी खोज बन जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है ग्राहम बेल की। उनकी माँ और पत्नी दोनों ही सुन नहीं सकते थे, इसलिए बचपन से उनके मन में एक ख्याल चलता था कि किस तरह से शब्दों को दूर तक पहुंचाया जाए ताकि दो लोग आराम से संवाद कर सकें। अपने इस ख्याल के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, कई बार असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 1876 का वो दिन भी आया जब उन्होंने अपना पहला मैसेज भेजा, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, दूरसंचार के क्षेत्र की एक क्रांति थी। जी हाँ, जिस तरह से बेल ने अपने प्रयासों से एक अलग क्रांति लेके आए, उसी तरह से सरकार भी आज हम सबको जागरूक और सुरक्षित करने के प्रयास कर रही है। और आज इन्हीं प्रयासों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में राब्ता कायम किया है श्री रविंद्र कुमार, डीडीजी टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और श्री जगराज सिंह जी, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सर, मैं आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में या टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में भारत सरकार के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए सचिन जी, भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पूरे भारत में 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में 5G लैब की स्थापना की है। जी। इस लैब का जो कैपिटल कॉस्ट है उसका 80% गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है और 20% रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ने किया है। अगर हम पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 6 कॉलेजेस में ये लैब लगी है। चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है जी, UIET है, ये 2 चंडीगढ़ के हैं, देन थापर में एक लगी है जी। इसके अलावा NIT जालंधर, GNDU अमृतसर और IIT रोपड़ जी, इन सभी कॉलेजेस में 5G लैब की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है। इसके द्वारा स्टूडेंट और फैकल्टी विभिन्न प्रकार के यूज केसेस पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं और नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, IoT के सेंसर्स बना सकते हैं, IoT पे काम कर सकते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। जो भी 5G से रिलेटेड यूज केसेस हैं उन सभी पर काम इनमें लैब्स द्वारा किया जा रहा है जी। और काफ़ी इस पर नए नए प्रोजेक्ट्स बच्चे डेवलप कर रहे हैं और फैकल्टी भी इसके ऊपर मदद कर रही है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, टेलीकॉम इक्विपमेंट की प्रोडक्शन के रिलेटेड भारत सरकार की DOT की एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम है जिसे हम PLI कहते हैं जी। इसमें इस तरीके से है कि जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कोर नेटवर्क है या ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है, 5G 6G का इक्विपमेंट है, और इसके अलावा जो भी IoT से रिलेटेड इक्विपमेंट जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं उनको एक निर्धारित लक्ष्य दिया जाता है प्रोडक्शन का, और अगर वो लक्ष्य प्राप्त कर देते हैं तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का सपना है मेक इन इंडिया का, इसके तहत भी बहुत सारा कार्य हो रहा है कि जो कंपनीज इंडिया में डिजाइन करती हैं अपना इक्विपमेंट और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती हैं उनको 1% का इंसेंटिव एक्स्ट्रा दिया जाता है इसके ऊपर। थर्ड थिंग इसमें है कि भारत सरकार इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एकेडमिया, MSME और इसके अलावा जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर ये रिसर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF कहते हैं हम इसे, इस फंड के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो वेरियस ये बेसिकली USO का एक प्रोजेक्ट था जिसको आजकल डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है जी। तो ये इसको फंड करते हैं बेस्ड अपॉन जो प्रोजेक्ट्स ये सप्लाई करते हैं अपने प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट इनको फंड करती है जी। चौथी चीज हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि इसी 5G लैब के तहत हम लोग 5G हैकाथन हर साल कंडक्ट कराते हैं। अच्छा। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने नए नए प्रोजेक्ट्स और आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज लेकर आते हैं जी। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होते हैं उनको भी हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं ताकि टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हो सके, टेक्नोलॉजी और नए नए प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर सकें। और सबसे बड़ी बात हमारा जो मेक इन इंडिया का सपना है उसमें जो टेलीकॉम रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट रिलेटिवली कम हो जाए। हमारी डिपेंडेंस जो इंपोर्ट पर है, बाहर से कंट्री से हम इक्विपमेंट जो मंगाते हैं उसमें थोड़ी कमी आ सके। और तीसरा ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
ये स्कीम जो थी 2022 में आई थी TTDF की, और PLI 2021 में लॉन्च हुई थी। जब से ये स्कीम्स आई हैं उसमें लगभग 30,000 जॉब्स डेवलप हुई हैं, नई प्रोवाइड की गई हैं, और हमारा जो इंपोर्ट है लगभग 18.5% टेलीकॉम इक्विपमेंट का घटा है। जी जगराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संचार स्कीम क्या है? बेसिकली जैसे अपने सर ने बताया 3G तक ओनली वॉइस कम्युनिकेशन होता था। उस टाइम लोग सिर्फ अपने वॉइस पे बात करते थे, उसके ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके जैसे जैसे 4G 5G आना स्टार्ट हुआ, डाटा कम्युनिकेशन ज़्यादा होने लग गया। आज की डेट में हम देखो मोबाइल हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। हमें पेमेंट करनी है तो 5 रुपये के पेमेंट भी हम आजकल UPI से कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चों की एजुकेशन है वो सब चीज़ें आजकल इंटरनेट पे आने लगी हैं। तो ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई है वो भी इंटरनेट पे हो गई है, सोशल लाइब्रेरी सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। पर जैसे होता है हर पॉजिटिव चीज़ की नेगेटिव चीज़ भी होती है। तो जैसे जैसे इंटरनेट एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ तो उसके साथ साथ जितने फ्रॉड भी हैं वो भी ग्रो होने लग गए। ठीक है। तो सब फ्रॉड को हमने टैकल करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम क्या है? गवर्नमेंट दूरसंचार विभाग काफ़ी उसके लिए ट्राई कर रहा है, पर सबसे अच्छा मीडियम उसका वो है भी लोगों को अवेयर करना। ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम लेके आया है लोगों को अवेयर करने के लिए। तो गवर्नमेंट की रीच जैसे हमारा ऑफिस है यहाँ तक है। ठीक है। कॉमन पब्लिक पहुँचाने के लिए हमने कॉलेज के साथ टाई अप किया है। कॉलेज के साथ जो स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, उनको हमने एज ए संचार मित्र अपॉइंट किया है। ठीक है। वो संचार मित्र अपॉइंट हो गए हैं। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं भैया गवर्नमेंट की ये स्कीम है, ये अवेयरनेस ड्राइव है। आगे फील्ड में जाते हैं, वो फील्ड में अपने रिलेटिव हो गए, आपका कॉलेज के कोई उसके रूममेट हो गए, जितने हैं इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलके वो सब चीज़ें अब अवेयरनेस ड्राइव क्रिएट करते हैं। तो ये 2 फेज़ में इम्प्लीमेंट हुआ था। पहले फेज़ के अंदर हमने टोटल 6 कॉलेज थे, उसके अंदर 28 स्टूडेंट हमने संचार मित्र अपॉइंट किए थे। तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारे पास। तो उसके बाद हमने इस साल टोटल 8 कॉलेज हैं पंजाब में, पंजाब एंड चंडीगढ़ में, उसके अंदर 137 संचार मित्र अपॉइंट किए हैं। तो मतलब जैसे रविंद्र सर ने बताया भी कि एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी अवेयरनेस के साथ बहुत अच्छे तरीके से ग्रो। देखिए हाँ, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट है उनको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है। यहाँ पर DOT के साथ जुड़ रहे हैं तो उनको पता लग रहा है DOT में क्या काम हो रहा है, मेन डिपार्टमेंट में क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, वो सब चीज़ें पता लग रही हैं। प्लस सबसे अच्छा उनको इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर मिला है, बहुत बड़ा एक्सपोजर। ठीक है। जैसे हम लोग उनकी इंटर्नशिप है वो भी अरेंज करवाएंगे हम उनकी। ठीक है। मतलब इंटर्नशिप करनी है, प्लस कोई नई टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चीज़ आ रही है उनको वेबिनार अटेंड करना है, वो अटेंड करवा रहे हैं। तो ओवरऑल उनका ग्रो भी हो रहा है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी एक तरह की साथ साथ हाँ, चल रही है। वो सब इंटर्नशिप जैसे होगी चल रही है। जैसे हमारी दिल्ली के अंदर इंडियन मोबाइल कांग्रेस होती है, हर साल होती है। तो हम यहाँ से कुछ स्टूडेंट नॉमिनेट करके उनका पूरा खर्चा दूरसंचार विभाग करता है। तो उनको वहाँ पर भी जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को देखते हैं क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, तो वो अवेयर हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर इसके फिगर के आउट करें संचार स्कीम के, तो क्या क्या निकल के आते हैं? देखिए ऑब्जेक्टिव ये हो गई, सबसे बड़ी बात तो है अवेयरनेस क्रिएट करना। बिल्कुल। ठीक है। और जैसे मान लो अपने घर में जाते हैं, घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता है। ठीक है। भी मोबाइल को कैसे यूज़ करना है, तो उनको अवेयर कर रहे हैं भी ये चीज़ हो सकते हैं। प्लस फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड को कैसे रोकना, वो सब चीज़ें उनको बताते हैं वो। और एक ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा ये है, जैसे हमने बोला भी आपने सुना होगा भी रेडिएशन होती है मोबाइल टावर की तो उससे कैंसर हो जाता है। ये कई लोग बोलते हैं। ठीक है। पर ये मिथ है। WHO ने स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इंडिया चल रहा है। ठीक है। तो सब टेस्टिंग होती है सब चीज़ की, ये मिथ है, इससे कोई कैंसर नहीं होता है। तो वो चीज़ हम उनको समझाते हैं कि इसका ये टेक्निकल रीज़न क्या है, वो आगे जाके लोगों को समझाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस क्रिएट करना बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। तो रविंद्र जी, संचार मित्र जो हैं इनके लिए क्या क्या इंसेंटिव्स जो हैं वो स्कीम में है? जैसा जगराज ने बताया कि संचार मित्र हमारे बेसिकली स्पोक्स पर्सन हैं, DOT के बिहाफ पर काम करते हैं और लोगों में जाकर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जो भी DOT की सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है उसके प्रति, और इसके अलावा जो मिथ्स हैं उसके प्रति लोगों का ज्ञान बढ़ाते हैं। इसके रिटर्न में इनको हम कोशिश करेंगे, जैसे बताया कि इन्होंने एक इंटर्नशिप्स वेरियस कंपनीज में इंडस्ट्री के साथ जुड़े होने के कारण जहाँ जहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर इनको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे यहाँ पर ITU है जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ये वेरियस स्टैंडर्ड सेट करती है टेलीकम्युनिकेशन के।
तो इसके लिए वेरियस स्टडी ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। उन स्टडी ग्रुप्स में भी हम इन बच्चों को एज अ पार्टिसिपेंट या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हम उसमें ऐड करा सकते हैं। दे कैन बिकम अ मेंबर, मतलब ये लोग हमारे उसमें स्टडी ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं और उसके ऊपर फर्दर रिसर्च जो नए स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बाद 6G टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स अभी बनने हैं, तो उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च चल रही है उसकी में ये लोग अपने आप को जागरूक भी कर सकते हैं। वहां पर जाकर इनको एक्सेस मिलेगी कि क्या रिसर्च चल रही है, किस तरीके से स्टैंडर्ड सेट होते हैं। इसके अलावा इन बच्चों का जैसे एक्सपोजर होगा, जो ये नए प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे, उसके लिए इनके IP फाइलिंग के लिए जो पेटेंट फाइलिंग होती है, उसके लिए भी हम इनकी मदद करेंगे, इनको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको पेटेंट्स अप्लाई करने हैं और किस तरीके से आपको रिटर्न में आपको ये पेटेंट फाइल हो सकता है इंटरनेशनल लेवल। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम एक इस तरह की है जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो क्रिएट करे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के लिए यही हो जाती है कि वंस दे आर डन विद द स्पेसिफिक कोर्स, तो कैसे उसको एक्सपोज करना है या कैसे वहां पे जो एक्सपोजर क्रिएट करना है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है जी। और सबसे बड़ी बात यह कि टेलीकम्युनिकेशन फील्ड एक बहुत बड़ा फील्ड है जी। इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज और आगे का अपना करियर स्ट्रक्चर अगर आपको फ्रेम करना है या डिजाइन करना है, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के साथ जुड़ने से तो मुझे लगता है कि आप करियर को और अच्छा जो सही लेवल पे लेके जाना चाहते लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, ये ऐड करता है वैल्यू आपके CV में जी। और रविंदर जी, एक संचार साथी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जी बिल्कुल, संचार साथी एक हमारा DOT का इनिशिएटिव है, भारत सरकार का इनिशिएटिव है लोगों को अवेयर करने के लिए। तो इसकी 2 मोड्स हैं, यानी कि एक तो आप अपने मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन, जिसको ऐप हम कहते हैं, वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है कि इंटरनेट के पोर्टल पे sancharsaathi.gov.in पे जाकर आप अपना जो भी आप इसके वेरियस फीचर्स हैं, जिसके बारे में अभी आपको बताता हूँ ब्रीफ में, कि क्या क्या फीचर्स इसके तहत कस्टमर को मिलते हैं या सिटीजन्स को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिटीजन को ये देखना कि उसके ऊपर कोई, जो आजकल सबसे ज्यादा आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फ्रॉडलेंट कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं, तो जो भी आपको अनवांटेड कॉल्स आ रही हैं या फ्रॉडलेंट कॉल्स आती हैं, आप इसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं इसके चक्षु मॉड्यूल के थ्रू। इसके अलावा आपके पास अगर आपका फोन जैसे चोरी हो गया है या गुम हो गया है, तो उसको आप अपने उस मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर मोबाइल ब्लॉक होने के बाद ये होता है कि पुलिस अथॉरिटीज जो हैं उसको ट्रैक कर सकती हैं, और ट्रैक करने के बाद जब मोबाइल मिल जाता है तो कस्टमर उसको, सिटीजन अपने आप से उसको अनब्लॉक भी कर सकता है। इससे ये फायदा होगा कि अगर वो चोरी हुआ मोबाइल है, एक बार अगर उसकी IMEI ब्लॉक हो जाती है तो वो कहीं पे भी यूज नहीं हो पाएगा, और अगर वो यूज करने की कोशिश करेगा कोई भी आदमी उसमें, तो उसका एक ट्रैकर जो ट्रेस है वो जनरेट हो जाएगा, और वो उसकी लोकेशन हमें पता लग जाती है, पुलिस अथॉरिटीज को, और इवन सिटीजन को भी पता लग जाता है कि आपका फोन इस जगह पर, लोकेशन पर ऑन करने की कोशिश की गई है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये फोन को ट्रैक करना ईजी हो जाता है, फोन मिल जाते हैं चोरी किए हुए। इसके तहत पूरे भारत में लाखों फोन पुलिस ने ट्रैक किए हैं और अपने सिटीजन्स को वापस किए हैं। तीसरी चीज आप इसके थ्रू ये जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल चल रहे हैं, आपके क्रेडेंशियल्स, आप आधार कार्ड जो अपना एक्टिवेट करते हैं या आप अपने लाइसेंस के थ्रू करते हैं, जो पासपोर्ट के थ्रू करते हैं, जितने भी आपके मोबाइल इस आपके नाम पर चल रहे हैं, वो आप 1 मिनट में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको उस पर रजिस्टर करना है और अपना मोबाइल OTP से ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद आपको ये नजर आएगा कि आपके कागजों के ऊपर, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं के ऊपर कितने मोबाइल ऑलरेडी एक्टिव हैं। अब कस्टमर के पास ये चॉइस रहती है कि अगर उसे पता है कि ये मोबाइल उसी का है और वो यूज कर रहा है, तो उसे कोई एक्शन नहीं लेना है। लेकिन अगर उसे ये पता लगता है कि ये कुछ ऐसा मोबाइल नंबर नजर आता है जो वो यूज नहीं कर रहा है या उसके नाम पर कभी इशू ही नहीं हुआ है, तो वो उसको ब्लॉक भी करा सकता है। ये एक अनदर फीचर है इस पे। चौथी चीज जो मैं बता रहा हूं आपको कि वो जैसे कस्टमर के उसके नाम पर कितने फोन थे वो उसको पता लग जाता है और वो उसको ब्लॉक भी कर सकता है। इसके अलावा जैसे हम सेकेंड हैंड फोन की आजकल प्रचलन चल रहा है कि रिफर्बिश्ड फोन कस्टमर खरीदते हैं, तो उसकी एक जेन्युइननेस चेक हो सकती है। यानी कि अगर कस्टमर उसका IMEI डालता है तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये IMEI इस मोबाइल के साथ लिंक्ड है और ये मोबाइल जेन्युइन है, इसकी IMEI फोर्ज्ड नहीं है। ये भी इसको जानकारी इसी पोर्टल और इसी ऐप के थ्रू पता लग जाती है। इसके अलावा अगर हम 5वीं बात करें तो वो है रिक्विन, एक मॉड्यूल होता है। यानी कि जब हमारे फोन पर कोई कॉल आ रही है आउट ऑफ इंडिया से, इंटरनेशनल कॉल आ रही है, लेकिन उसका जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लोकल भारत का नंबर नजर आ रहा है कस्टमर को, तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड है जिसके तहत जो ऑपरेटर्स हैं वो
इंटरनेशनल कॉल को भारत में लेकर आते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि इलीगल चैनल के थ्रू कॉल आती है और वो चैनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है भारत के प्रति, और दूसरा ये कि रेवेन्यू लीकेज का एक पॉइंट बनता है क्योंकि वो हमारी नॉर्मल चैनल के थ्रू कॉल नहीं आई है। तो इसकी रिपोर्ट भी कस्टमर कर सकता है और उस कॉल को ट्रैक किया जा सकता है कि भाई कहाँ से आई थी और उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो इसमें 2 मॉड्यूल और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि एक मॉड्यूल है जिसके तहत आप ये जान सकते हैं कि आपके इलाके में इंटरनेट की सर्विसेज कौन कौन से आईएसपी दे रहे हैं। तो अगर कस्टमर को नया इंटरनेट लगाना है, कोई कनेक्शन लेना है, नए एरिया में वो शिफ्ट कर रहा है, तो वो 1 मिनट में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कौन से ऑपरेटर्स वहां पर काम कर रहे हैं। और 7वीं चीज, जैसा कि हमने बताया कि अभी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज बहुत चल रही हैं, बहुत सारी फ्रॉडलेंट कॉल्स आती हैं, तो बहुत सारे फ्रॉड जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होते हैं। तो इनके प्रति अगर आप इनके जो रजिस्टर्ड फोन हैं, जो कि लीगल फोन है, ट्रस्टेड फोन है, उसकी लिस्ट भी कस्टमर प्राप्त कर सकता है कि यही अगर हम एसबीआई सपोज करें तो एसबीआई के जो ट्रस्टेड नंबर्स हैं जिनके थ्रू कस्टमर को कॉल आती है, कस्टमर चेक कर सकता है कि क्या ये नंबर जिससे उसको कॉल आई वो उस ट्रस्टेड लिस्ट में है या नहीं। एक ऐप ऐसी ऐप है जो एक्चुअल में आपके जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन राइट वे में यही है। बिल्कुल सर, वन वे सोल्यूशन है और कस्टमर को अवेयर भी हो जाता है कस्टमर के उसके अगेंस्ट कोई फ्रॉड ना हो, साइबर सिक्योर भी हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, उससे भी कस्टमर सजग हो जाता है और अपने आप को बचा सकता है। बिल्कुल सही। जगराज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर ने एक बात कही थी बीच में कि आपके नाम पे कितने सिम रजिस्टर्ड हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इनके बारे में इस ऐप के थ्रू कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी आईडी के ऊपर कितने सिम जो हैं वो चल रहे हैं? देखिए, जैसे आप एप्लीकेशन में जाओगे उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल बने हुए हैं, तो ये टैफकॉफ मॉड्यूल है, इसमें ये पता लग जाएगा अभी आपके नाम पे कितने नंबर चल रहे हैं जी। आपके पास कोई भी वर्किंग नंबर होगा आप उसमें डालिए, ठीक है, एंटर करोगे तो उसका बैकग्राउंड पे जो आधार कार्ड है जी, उससे लिंक जितने नंबर चल रहे हैं वो आपकी लिस्ट में आ जाएंगे। सपोज को आपके पास 7 नंबर चल रहे हैं, अब 7 में से हो सकता है आप 2 या 3 नंबर आप यूज कर रहे हो, दैट इज ओके, उसमें ओके आप क्लिक कर दीजिए दिस इज माय नंबर, ठीक है। ओके, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो आपने कभी लिए होंगे, पास्ट में लिए होंगे, हो सकता है कि डेट में आप यूज नहीं कर रहे हो, पर वो नंबर आपके जेन्युइन है, आपने लिए हुए हैं, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग इट, उसमें ऑप्शन 3 आएंगे, नॉट यूजिंग का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन उसमें ऐसा आएगा, ऐसा कोई आपके पास नंबर उसमें डिस्प्ले हो रहा है जिसके अंदर उसमें वो मेंशन कर रहा है, ओके नंबर मेंशन कर रहा है, आपने कभी ये लिया ही नहीं है उसको, इसका मतलब जो किसी ने आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर फ्रॉड का नंबर लिया हुआ है, ओके, तो उसके लिए आप उसको नॉट माई नंबर कर दीजिए, नॉट माई नंबर, ओके, ठीक है। जैसे आपने किया, आपने सबमिट किया, तो बैकग्राउंड में डाटा हमारे पास आ जाएगा, डीओटी के पास आ जाएगा जी। फिर जितने हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उनके पास डाटा चला जाएगा, वो बैकग्राउंड में चेक करते हैं, भी नंबर ये उसका केवाईसी करवाते हैं जी, दोबारा से केवाईसी होगी जी, चेक कर लेते हैं, अगर नंबर आपका नेचुरल सी बात, अगर आपने नहीं नंबर लिया तो वो केवाईसी उसकी फेल हो जाएगी जी, तो वो नंबर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ऐसा इसका तो एक तरह से जो आपके नाम का नंबर गलती से भी अगर कहीं चल रहा है तो आप उस चीज को लेकर प्रोटेक्ट हो जाते हो। गलती से मान लो किसी ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे ले लिया हो, ऐसी चीजें, और मान लो कई नंबर ऐसे भी हैं जो आपने हो सकता है पहले 3 साल पहले लिया हो, आज की डेट में यूज नहीं कर रहे हो, वो भी आप बंद करवा सकते हो। ठीक है। और रविंद्र सर, अगर मेरा फोन चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए गलती से जी, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको रिस्पेक्टिव थाने में जाकर, जो भी नजदीकी थाना है वहां पर जाकर इसकी कंप्लेंट बुक करनी है, एक एफआईआर नंबर लेना है। उसके बाद आपने इसी ऐप के थ्रू या आप पोर्टल पर जाकर आप अपना उसका पर्टिकुलर्स फीड करेंगे, अपने मोबाइल की डिटेल डालेंगे और आप अपना ये एफआईआर का नंबर डालेंगे, और उसके बाद आपके पास चॉइस आती है कि आप इसकी आईएमआई को ब्लॉक कर सकते हैं जी, ठीक है। तो जैसे ही वो आईएमआई ब्लॉक हो जाएगी, उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कस्टमर उसको मतलब जो चोर आपका फोन ले जा चुका है या कहीं पे चोरी हुआ किसी को फोन मिला है, अगर वो उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है या उसको पावर ऑन करता है या उसको यूज करने की कोशिश करता है, तो उसकी एक ट्रेसर रिपोर्ट बन जाती है। ट्रेसर रिपोर्ट के बनते ही वो पुलिस को भी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये फोन, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें फीड किया हुआ है बैकएंड पे, तो उसको एक अलर्ट जनरेट हो जाता है कि ये फोन यहाँ पर कोशिश की गई है इस फोन को चलाने की, और उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है, ठीक है। तो लोकेशन ट्रैक होने से उस फोन को पकड़ने में आसानी हो जाती है और आप उस फोन को प्राप्त कर सकते हैं वापस जी। आपके पास पुलिस के पास अगर रिकवर हो जाता है तो पुलिस उसके बाद सिटीजन को वापस कर देती है। और दूसरी चीज ये कि जब आपके पास वापस आ जाता है तब आप उसकी जो ब्लॉकिंग थी उसको आप अनब्लॉक खुद ही कर सकते हैं, और अनब्लॉक होते ही आपकी ओटीपी वेरिफिकेशन होगी और ओटीपी के बाद वो अनब्लॉक हो जाएगा फोन,
और उसके बाद से आप उसको यूज कर सकते हैं। अनब्लॉक की बात करें तो अनब्लॉक करने के लिए क्या करना है, वेदर हमें उसी में सर आपके पास एक ऑप्शन आती है जी जब आपने वो उसमें ऑप्शन डाली है कि रिपोर्ट योर स्टोलन मोबाइल में, तो उसमें ब्लॉक और अनब्लॉक दोनों ऑप्शन आती हैं। एक बार आपने IMEI डाल दिया, IMEI को ब्लॉक किया है तो ब्लॉक हो जाएगा। जब आपके पास ट्रैक हो गया है तो आप उसी में लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप उसे अनब्लॉक की कमांड देंगे तो अनब्लॉक हो जाएगा। उसी में ऑप्शन रहती है। जी ठीक है। जगराज जी, एक चक्षु फीचर भी है इस ऐप का, बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। चक्षु हमारा बेसिकली ये मॉड्यूल है, अगर मान लो कोई सस्पेक्टेड कॉल आपको आती है, फ्रॉड के लिए कोई कॉल आती है, तो उसको रिपोर्टिंग के लिए जी अब जैसे फ्रॉड के टाइम इसमें भी 2 टाइप्स की कॉल हो सकती है, ठीक है। एक तो आपको कॉल आई, हो सकता है किसी ने उसका विक्टिम बन गया जी, ठीक है, उसने कोई पेमेंट ट्रांसफर कर दी है जी, उस केस में आपको क्या करना है, 1930 पे डायल करना है जी, ठीक है। ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है, तो आपने जितनी जल्दी हो सके आपने उस नंबर पे डायल कर देना है जी, ठीक है। अपनी डिटेल बता देनी है, किस नंबर से कॉल आई थी, किस टाइम आई थी, आपकी पेमेंट डिटेल किससे आपने की है, किस नंबर पे की है, आपने डिटेल बता देनी है। तो बैक एंड पे ट्राई करेगी, अपने गवर्नमेंट ट्राई करेंगी भी, हो सकता है वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाए, आपका पेमेंट आपकी वापस आ जाए जी, ठीक है। फर्स्ट ही तो ये होगा। सेकंड चीज आपकी होगी, आपके साथ आप विक्टिम नहीं बने, आप अवेयर सिटीजन हो, आपको पता लग गया ये फ्रॉड कॉल है जी जी, उस केस में आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उसको ना चक्षु पोर्टल पे जाकर रिपोर्ट करो जी, ठीक है, ठीक है। तो अब फर्स्ट में आपका क्वेश्चन होगा भी हम रिपोर्ट क्यों करें, हमारे साथ फ्रॉड हुआ नहीं है, बिल्कुल। तो उस केस में क्या है, आप डाटा दोगे, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको कॉल की, ठीक है, आपने डाटा दिया, किसी दूसरे पर्सन को कॉल की, उसने डाटा दिया, तो बैक एंड पे डाटा जनरेट होता जाएगा, ठीक है। उससे गवर्नमेंट को पता लग जाएगा भी ये पर्टिकुलर पर्सन है, इस नंबर से कोई फ्रॉड करने की ट्राई कर रहा है जी, तो उसका वेरिफिकेशन होगा जी। अब उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, रिपोर्ट करने के लिए आप 30 डेज में रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर मॉड्यूल में जाओगे, चक्षु मॉड्यूल में जाओगे, उसके अंदर अलग अलग डिटेल आएंगे, ठीक है। आपके किस नंबर पे कॉल आई, किससे कॉल आई, किस टाइम पे कॉल आई है, ठीक है, डिटेल उसने क्या पूछा था, ये सब आपने फिल कर दिया है, आपने सबमिट कर देना, बस आपका ये काम हो गया है, ठीक है। बाकी फिर गवर्नमेंट अपने बैक एंड पे चेक करेगी, दूसरा संचार विभाग चेक करेगा ये किसने कॉल की है, फिर उस नंबर का वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें वेरिफिकेशन पकड़ा गया तो नंबर डिस्कनेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। इससे आप एज ए अवेयर सिटीजन बाकी लोगों को फ्रॉड से बचा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि ये मेरे साथ फ्रॉड होने की वेट करूं, हाँ, क्योंकि देखो एप्लीकेशन है कोई, वो चलेगी हमेशा डाटा के ऊपर, बिल्कुल। अगर डाटा उसके पास ऑथेंटिक डाटा आ रहा है तो वो आउटपुट हमें ज्यादा अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम रिपोर्ट करते जाएंगे, डाटाबेस अच्छा स्ट्रांग होता जाएगा, उस पे बेस पे हम ज्यादा अच्छी तरह एक्शन ले सकते हैं। जिम्मेदार नागरिक बनना जरूरी है जी। ये ऐप सेफ टू यूज है, बिल्कुल सेफ टू यूज है, क्योंकि आजकल प्ले स्टोर्स पे या फिर इतनी ज़्यादा ऐप्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहला डाउट जब भी हम कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं तो पहला मन का ख्याल यही होता है वेदर इट इज़ अ सेफ टू यूज़ और नॉट। सचिन जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऐप बिल्कुल सेफ है, और सबसे बड़ी बात आपके दूर, जैसे एंड्रॉयड के लिए आपके पास ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती है, ऐप स्टोर पे, एप्पल के ऐप स्टोर पे अवेलेबल होती है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसका पब्लिशर कौन है जी। तो पब्लिशर अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नजर आ रहा है तो वो जेन्युइन ऐप है, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर, क्योंकि इसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट उसके फोन पर नहीं आएगा, कस्टमर के फोन पर, अगर वो इस ऐप को इंस्टॉल करता है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि कस्टमर्स के मन में ये मिथ रहता है कि मेरा पर्सनल डेटा इस पे ट्रैक हो जाएगा, या डीओटी आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा है, इस तरीके से कुछ नहीं है। आपकी केवल आपकी जो ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए इस ऐप को यूज करना है, उसके अलावा आप कोई परमिशन आपसे डीओटी नहीं मांगता है कि आप अपने मैसेजेस, आप अपने कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दीजिए, आप अपने फोटोग्राफ्स का एक्सेस दीजिए, ऐसी कोई एक्सेस डीओटी इस ऐप को इंस्टॉल करते वक्त नहीं मांगता है जी। एक एक्सेस की आपने बात करी है, तो मैं अपने दर्शकों के लिए सवाल पूछना भी चाहूंगा कि यूजुअली जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको फोन में किसी ऐप के लिए जो एक्सेस देने होते हैं, तो यूजुअली वो एक्सेस कितने तरह के होने चाहिए, कौन सा एक्सेस देना सही रहता है, कौन सा एक्सेस देना सही नहीं रहता है? देखिए, जनरली आप ये समझिए कि जो ऐप्स होती हैं ये आप किस पर्पस के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। जैसे कुछ कैमरा रिलेटेड इमेजेस, आप इमेज मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं तो वो आपसे आपकी इमेजेस की एक्सेस मांगेगा, और कुछ ऐसी एप्स होती हैं जो जनरली आपसे बहुत सारा अननेसेसरी डेटा, जैसे कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन मांगना शुरू करेंगे, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी चीज आपसे मांगेगा कि आपकी लोकेशन हर समय ट्रैक की जा सके, वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। चौथे, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा आपको प्रमोशनल मैसेजेस क्या ये ऐप भेज सकती है, वो भी आप कह सकते हैं कि नहीं। लोकेशन के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जब भी मैं ऐप यूज कर रहा हूँ
एट दैट टाइम ओनली मुझे परमिशन ग्रांट करनी है, इसके अलावा मुझे परमिशन नहीं ग्रांट। जी जगराज जी, ये जो प्लेटफॉर्म है ये रीजनल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है? यस, हमें टोटल ये प्लेटफॉर्म है टोटल 22 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कोई भी नागरिक है इंडिया में कहीं बैठा हुआ है तो वो अपनी लैंग्वेज के अंदर इजीली इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लैंग्वेज को लेकर किसी तरह का बैरियर क्रिएट हो रहा है? कुछ नहीं है। हाँ, आज की डेट में मोबाइल हर कोई यूज़ कर रहा है, हर एज का, ठीक है, हर लैंग्वेज का पर्सन यूज़ कर रहा है, इसलिए उसकी सहूलियत के लिए हमने रखा हुआ भी एप्लीकेशन हर लैंग्वेज के अंदर दी हुई है। जी रविंदर जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या ये ऐप जो है मेरी लोकेशन या मेरी बाकी सब चीज़ों को भी ट्रैक करता है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये ऐप कुछ भी ऐसा ट्रैक नहीं करता है, लेकिन हाँ, आपसे सिर्फ आपकी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज आएगा, आपको नंबर शेयर करना है, लेकिन ये आपको सहूलियत ही दे रहा है कि आप अपने नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं वो पहचान सकते हैं, आप अपने चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ट्रैकर ऐसा नहीं है, ना आपकी लोकेशन, ना आपकी कॉल डिटेल को, ना आपके इंटरनेट के सेशन जो भी आप बना रहे हैं उसकी कोई ट्रैकिंग बैकएंड पर नहीं होती है। जी, तो आज के जितने युवा है जो मोबाइल से जुड़े हैं, अब युवा ही नहीं, मुझे लगता है बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी मोबाइल से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, तो मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए किन सुरक्षा चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, या क्या आप उन्हें जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं वो ऑथेंटिक सोर्स वाली ऐप ही इंस्टॉल करें। आपके पास बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू आते हैं जिसमें .apk लगकर आता है जी। ये जो .apk लगकर आती है फाइल, इस लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक इलीगल ऐप आपके फ़ोन पर इंस्टॉल कर देगा, जिससे आपके डेटा भी लीक हो सकता है, आपकी बैंक अकाउंट भी खाली हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हुए हैं। तो इस तरीके की ध्यान रखने लायक बात है कि किसी भी तरीके का लिंक आपके पास व्हाट्सएप या आपके मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू अगर आए, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है जब तक कि आपको श्योर नहीं है कि ये लिंक में क्या आया है डेटा, राइट। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो आप कभी भी ये समझ लीजिए कि कोई भी पुलिस अथॉरिटी, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई TRAI आपको इस तरीके की कॉल नहीं करता है जो आपको फ़ोन पे आपसे डेटा मांगे और आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगे, आपसे आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगे। इस तरीके की कोई भी जानकारी कोई भी डिपार्टमेंट भारत सरकार का नहीं करता है। अगर इस तरीके की कॉल आती है जिसमें आपको कहा जाता है कि मैं CBI से बोल रहा हूँ या मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, उस कॉल पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, कोई जवाब नहीं देना है, चाहे वो जितना मर्जी थ्रेटन कर लें, आपको उसके प्रेशर में नहीं आना है और कोई अपनी इंफॉर्मेशन उस पर शेयर नहीं करनी है। इनफैक्ट आपको इस कॉल को रिपोर्ट करना है हमारे इस ऐप के थ्रू जाकर, ताकि कि जहाँ से कॉल आई है उस कॉल को ट्रैक कर उसके सोर्स को बंद किया जा सके। और इसके अलावा कस्टमर को ये चेक करना है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर वो कर रहा है तो वो पब्लिक एक्सेस पॉइंट पर ना करे। आप एक सिक्योर इंटरनेट एनवायरनमेंट में, जब आप घर पे बैठे हैं, आपका वाईफाई क्लोज्ड वाला एनवायरनमेंट है या आपका मोबाइल है, डेटा आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं और फ्री वाईफाई यूज़ कर रहे हैं क्या, या किसी होटल में गए वहाँ फ्री वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं करनी चाहिए, वो सेफ नहीं रहती। सबसे ज़रूरी है जागरूक नागरिक सुरक्षित देश, यही कोशिश कर रही है भारत सरकार। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपके लिए जागरूकता की एक नई लहर लेके आया होगा। सर, स्टूडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।